आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। हमें मौत कबूल है लेकिन वंदे मातरम बोलना नहीं। मौलाना अरशद मदनी का दो टुक जवाब, बोले मजहबी अकीदे के खिलाफ मजबूरी मंजूर नहीं। जमीयत उलेमाए हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी की जानिब से कहा गया है कि मौत कबूल है लेकिन वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमें किसी और के इस कौमी गीत को पढ़ने या सुनने से कोई एतराज नहीं, लेकिन मुसलमान इसे अपने अकीदे के मुताबिक नहीं अपना सकता। मौलाना मदनी के मुताबिक गीत के चंद बंद भी ऐसे हैं जो कि अकायद पर मबनी हैं, जो कि इस्लाम के बिल्कुल मुताबिक नहीं। उन्होंने कहा है कि 4 बंदों में भी मुल्क को माबूद जैसे मकाम दिया गया है और पूजा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि तौहीद के खिलाफ है। मौलाना मदनी ने कहा है कि वतन से मोहब्बत एक चीज है लेकिन किसी को माबूद बनाना दूसरी चीज है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत कर सकता है, इसलिए किसी को अल्लाह के बराबर रखना हरगिज कबूल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मातरम का मतलब ऐ माँ मैं तेरी पूजा करता हूँ मुसलमानों के अकीदे से टकराव रखता है। इसकी वजह से किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने मजहब के खिलाफ कोई नारा या गीत बोले। मौलाना मदनी ने आइन के आर्टिकल 25 जिसमें मजहबी आज़ादी और आर्टिकल 19 जो कि अपनी अबारे इजहार की आज़ादी है उसका हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी शहरी पर ऐसा दबाव डालना आईनी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों को अपनी वतन दोस्ती का कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद का किरदार आज़ादी की तहरीक में और मुल्क की तकसीम के खिलाफ मुजाहिदाना कोशिशें तारीख का हिस्सा है। मौलाना मदनी ने याद दिलाया है कि 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाहरलाल नेहरू को मशवरा दिया था कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 बंद ही कौमी गीत के तौर पर कबूल किए जाएं, क्योंकि बाकी अमन मुहत्तिब मज़ाहिब के लिए लोगों को भी तकलीफ दे सकते हैं। इस बुनियाद पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सिर्फ 2 बंद ही मंजूर किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरा गीत टैगोर के नाम पर पढ़वाने की कोशिश तारीखी हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफिक है। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से इंतखाबी असलाहात पर बयान देते हुए कहा गया कि इंतखाब पर उठने शबहात जमहूरियत के लिए खतरा है। निजाम को साफ और इंसानी बनाना होगा। मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद की जानिब से इंतखाबी असलाहात पर बहस के दौरान ही कहा गया है कि हिंदुस्तान की पहचान हमेशा से उसकी जमहूरियत रही है, लेकिन अब इंतखाबी निजाम पर उठने वाले सवालात ने पूरे मुल्क की सूरत हाल को तशवीश में डाल दिया है। उन्होंने बताया है कि दुनिया हिंदुस्तान के इंतखाब को इसलिए इज्जत देती थी क्योंकि कभी कोई उंगली यहाँ पर नहीं उठी, सब कुछ साफ रहा और मुनज़्ज़म माना जाता था, मगर अब पिछले 1 साल से लगातार से इस पर सवालात उठ रहे हैं और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की है कि इन तमाम शबहात को दूर करें ताकि मुल्क की जमहूरियत की सूरत बेदाग रहे। मियां अल्ताफ की जानिब से कहा गया है कि जब हर रियासत में ये बात की जा रही हो कि इंतखाब साफ नहीं तो ये निज़ाम और ब्यूरोक्रेसी को कमजोर होना जाहिर करता है। उन्होंने पुरजोर दिया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का प्रोसेस बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और पाक होना चाहिए और मुहासबाना तौर पर ही इंतखाबी अमल को बेशक और शबा हो जाना चाहिए। बिहार इंतखाबात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले लोगों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए भेजना बहुत बड़ी गलती रही, जो कि पूरे निजाम, माशी हालात और तरक्की को तबाह कर सकता है। अगर इंतखाब के वक्त ही ऐसे रियायत देना ही सियासत है तो फिर पूरे 5 से 6 साल मेहनत और खिदमत की आखिर क्या जरूरत। उन्होंने ये भी कहा कि जब सियासी जमातें चाहे हुकूमती हो या फिर मुखालिफ हो बड़े कॉर्पोरेट घरानों से पैसा लेती हैं तो अवाम के हकूक और मुल्क की बुनियादी हिदायतें मुतासिर हो जाती हैं। ऐसी कंपनी से ना अच्छी सड़क की उम्मीद की जा सकती है, ना मजबूत टनल की, ना ही बेहतर पावर हाउस की। मियां अल्ताफ ने बताया है कि एक टनल प्रोजेक्ट में लोकल लोगों को नौकरी तक नहीं मिल रही क्योंकि कंपनी का असर और रसूख इतना ज्यादा है कि वो गरीबों को देखते ही नहीं है। साथ ही उन्होंने एनवायरमेंट को तबाह करने पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि सबसे पहले लोगों की हिफाजत और उनके मुस्तकबिल देखना जरूरी है, क्योंकि अगर अवाम महफूज नहीं होगी तो ना कंपनीज बचेंगी ना ही निजाम। उनका यह भी कहना है कि तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि जब भी अवाम से दूरी बढ़ती है तो निजाम टूट जाते हैं। मियां अल्ताफ ने तालीमी निजाम पर भी इंतखाबी ड्यूटी का बोझ डालने को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि तमाम उस्तादों और तालीमी इदारों को 1 साल तक इलेक्शन ड्यूटी पर लगाना बहुत ही जालिमाना और नुकसानदेह अमल है। बीएलओज के बहुत ज्यादा बोझ और उनकी मौत तक की खबरों पर भी उन्होंने कहा है कि क्या बीएलओज की कोई इज्जत नहीं, जान या खानदान नहीं। इलेक्शन कमीशन को लाजमी तौर पर ऐसे कदम उठाने चाहिए कि कोई भी मासूम मुलाजिम इस सिस्टम की वजह से अपनी जान न गंवाए।
हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी जमहूरियत के लिए मशहूर है और ये जमहूरियत जो है ये मुमकिन तब हुई जब यहाँ के इलेक्शन साफ सुथरे हुए। दुनिया ये हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क इसलिए मान रही थी कि हमेशा हमारे इलेक्शन पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। पूरी दुनिया में ये लग रहा था कि ये पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से होते हैं, साफ और शफाफ तरीके से होते हैं। लेकिन अब हमारे इलेक्शन जो हैं वो शक के घेरे में हैं और जो सवालात उठ रहे हैं पिछले एक साल से इलेक्शन कमीशन का और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करे और क्लियर इसलिए करे कि इस मुल्क की जो जमहूरियत की इमेज है वो बची रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीडीपी पर सख्त हमला। पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार बोले, कट बात सिर्फ ड्रामा है, ये पुराने जख्मों को नहीं छुपा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से श्रीनगर में पीडीपी के हाल ही के कट बात प्रोग्राम पर सख्त तनकीद की गई है और इसे एक बड़ा ताज़ा करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीडीपी जवानों के मसाइल पर अपनी सोच और अमल में हमेशा से ही गैर मुस्तहकम रही है। इमरान नबी डार के मुताबिक जो पार्टी आज खुद को यूथ फ्रेंडली दिखाने की कोशिश कर रही है वही पार्टी अपनी हुकूमत के दौरान हजारों नौजवानों पर पीएस से लगाकर उनकी आवाजों को दबा देती थी। उन्होंने याद दिलाया है कि पीडीपी की हुकूमत ने गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जिससे कि हजारों लोग जख्मी हुए और कई लोग हमेशा के लिए माजूर हो गए। इमरान नबी डार ने कहा कि पीडीपी का बीजेपी के साथ इत्तेहाद कश्मीर के लिए गहरा नुकसान लाया जिसका असर आज भी महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के हकूक की पाबंदी, उनकी तकलीफ और उन पर गुजरी हुई जहनी और जिस्मानी तकलीफ आज तक लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही। उनका यह भी कहना था कि पीडीपी अब अपनी तस्वीर बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है मगर अवाम को इन सियासी चालाकियों से गुमराह नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पीडीपी की हकीकत उसके गुज़िश्ता अमल में साफ नजर आती है और उनकी पॉलिसीज से सिर्फ नौजवान नस्ल को मजीद दूर किया है। इमरान नबी डार के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हमेशा नौजवानों के मुस्तकबिल, तालीम, नौकरियों और बेहतर जिंदगी के लिए काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आज के मुश्किल हालात में जरूरी है कि हम अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं और उनके ख्वाबों को सियासी फायदे के लिए कुचलने ना दें। इमरान नबी डार ने वादा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम, खासतौर पर नौजवानों के हकूक की हिफाजत के लिए मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और किसी भी पार्टी को उनके हकूक को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से आईवान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से कहा गया कि SIR बैकडोर NRC है, वोटरों को निशाना बनाना जमहूरियत के खिलाफ है। AIMIM के सदर और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से पार्लियामेंट में इंतखाबी असलाहात पर बहस के दौरान ही SIR के खिलाफ सख्त एतराज उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ये कानून पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और बुनियादी जमहूरी असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। ओवैसी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी हदों से आगे बढ़कर वो इख्तियार इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ पार्लियामेंट और होम मिनिस्ट्री को हासिल है। ओवैसी ने कहा है कि RP एक्ट 1950 और इलेक्टोरल रूल्स 1960 के मुताबिक वोटरों का नाम दफ्तर इंतखाब में शामिल करना सिर्फ उनके सेल्फ डिक्लेरेशन और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर होता है। सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू हुसैन फैसले में यह कहा गया था कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ गया उसे शुबा की बुनियाद पर बिना पूरी जांच और सुने बगैर ही हटाया नहीं जा सकता, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से उल्टा वोटरों पर ही सबूत लाने का बोझ डाल दिया गया जो कि कानून के बिल्कुल खिलाफ रहा। उन्होंने कहा कि साल 2003 का इलेक्टोरल रोल को बेसलाइन बनाकर लाखों वोटरों को बेवजह नोटिस भेजे गए जिसमें कि उन्हें अपनी शहरियत साबित करने का हुक्म दिया गया। ओवैसी के मुताबिक 3.66 लाख वोटरों के नाम दफ्तर से हटा दिए गए मगर किसी खानदानी वजह या फिर ऑर्डर को अवाम के सामने पेश नहीं किया गया। और फिर साथ ही साथ हुकूमत ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 और एग्जेम्पशंस का भी नया ऐलान कर दिया जिससे कि चंद मुल्कों और चंद अकाइद से ताल्लुक रखने वालों को फॉरेनर्स एक्ट से बचाया जा सकता है। ओवैसी की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि ये पूरा अमल बैकडोर NRC है जिसमें कि मुख्तसर तौर पर एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि ECI को किसी की शहरियत जांचने का इख्तियार नहीं, ये काम सिर्फ होम मिनिस्ट्री और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब कुछ जमहूरी निजाम को कमजोर करता जा रहा है। ओवैसी ने पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेट फंड्स पर भी सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि जब 88% डोनेशन एक ही पार्टी को मिल रही है तो वी द पीपल की जगह वी द प्राइवेट लिमिटेड कयाम हो जाना चाहिए। उन्होंने जर्मनी
سرمنی کے نظام کی مثال دیتے ہوئے مکسڈ ممبر سسٹم کا تجویز دیا، جس میں ووٹر اپنے حلقے کے کینڈیڈیٹ کو الگ اور پارٹی کو الگ ووٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے ڈیلیمیٹیشن پر بھی سخت اعتراض کیا ہے، یہ کہہ کر کہ کشمیر اور اسم کی طرح اگر سیاسی فائدے کے لیے نقشہ بدلا جائے تو سب سے زیادہ نقصان جمہوریت کو ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم آبادی کی نمائندگی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم صرف ووٹ بن کر رہ گئے ہیں، ریپرزینٹیٹیو نہیں۔ آخر میں اویسی نے مانگ کی ہے کہ ووٹنگ کا حق بنیادی حق بنایا جائے اور انتخاب لڑنے کی عمر بھی کم کی جائے، کیونکہ ملک کی 52% آبادی 30 سال سے کم کی عمر کی ہے۔ انہوں نے SIR کو پرزور الفاظ میں رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتخابات سے لوگوں کو دور رکھنے کی ایک انتقامی اور انتخابی سازش ہے جو کہ ملک کی جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ That the Election Commission is putting the burden of proof on the voter. It is completely in violation of the Representative People Act 1950, Electoral Rules of 1960 passed by this House and the Supreme Court judgment of Lal Babu Sen sir. SIR sir has turned this head on its head and puts onus on the voters sir. Sir, voters who were part of the electoral roll in 2025, instead of being given the benefit of presumption, are required to submit documents to prove the citizenship. The 2003 electoral roll is arbitrarily fixed as the baseline for which revision is being conducted. Sir, ECI is not a body empowered to go into question of citizenship. A power lies with Ministry of Home Affairs, Government of India and Foreigners Tribunal created under the Foreigners Act. Sir, may I point out to you that what ECI is doing is wrong. Section 14A of Citizenship Act 1950 read with 2003 NRC rules. Section 4, subsection 2, 3, 4, 5, 6 prescribe just such an exercise of evaluation of citizenship to be conducted by central government. How is it the ECI is assuming the power given to another agency of parliament just by passing executive order? This is an occupied field. The ECI has no role to intervene. Sir, as per the ECI release, 65 lakh voters were included, whose names were included in the electoral roll after the commencement of SIR exercise omitted from draft roll published on August 1, 2025. After that, sir, several lakh voters where names were included draft roll were served with show cause notice. I have the copy of show cause notice that doubts had arisen on their right to be included in the electoral roll and they were asked to appear in person with documents to prove that they were entitled to be included in the electoral roll. Sir, on what basis did the ECI issue these notices? How did the doubt arouse? Form 6 rule has been passed by this August House. بارامولہ کے ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی جانب سے ہیومن رائٹس ڈے پر جیل سے ایک دن کا بھوک ہڑتال شروع کیا گیا۔ پارٹی کے رہنما کی جانب سے دی گئی اطلاع۔ عوامی اتحاد پارٹی کے چیف اسپوکس پرسن انعام النبی کی جانب سے آج بتایا گیا ہے کہ بارامولہ کے ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید کی جانب سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پر ایک روزے کا بھوک ہڑتال شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی اعلان ہے جو کہ انہوں نے پہلے لوک سبھا میں کیا تھا۔ انعام النبی کے مطابق انجینئر رشید نے صبح پارلیمنٹ جانے سے پہلے ہی یہ بھوک ہڑتال شروع کی تھی، جس کا مقصد حکومت کو جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کے پرانے مسائل اور ان کے دکھ درد کی طرف توجہ دلوانا تھا تاکہ ان مسائل کو انسانیت اور اخلاقیت کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ انجینئر رشید کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے لوک سبھا کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ وہ 10 دسمبر کو روزہ رکھ کر بھوک ہڑتال کریں گے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ 10 سالوں سے جمع ہوئے غم، نہ پوری کی گئی امیدیں اور عوام کے مسائل کو دوبارہ سنا جائے۔ پارلیمنٹ میں انہوں نے خزانہ بینچ اور مختلف بینچوں سے بھی دونوں سے ہی اپیل کی ہے کہ وہ سیاسی فائدے یا پھر نقصان سے اوپر اٹھ کر انسانی سوچ کے ساتھ ہی عوام کی تکلیف کو سمجھیں۔ پارٹی کے مطابق یہ قدم انجینئر رشید کے پرامن جمہوری طریقوں پر بھی یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ عوامی اتحاد پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ کا یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیشہ مکمل اخلاصی کے ساتھ ہی معاملات کو بات چیت اور الیکٹڈ نمائندوں کے درمیان بہتر رابطے سے حل کروانا چاہتے ہیں تاکہ پرانے مسائل کا کوئی بھی ٹھیک اور لمبے عرصے کا حل نکالا جا سکے۔ اور DGCA کی جانب سے انڈیگو کے CEO کو طلب کیا گیا۔ ملک میں ایویشن کے بحران پر سخت اقدامات شروع۔ انڈیگو کے 10% فلائٹس دوسری ایئر لائنز میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا۔ DGCA کی جانب سے انڈیگو کے CEO پیٹر ایلبرٹس کو کل 3 بجے تک طلب کیا گیا ہے اور ان سے ایئر لائن کے پورے آپریشنل ڈیٹا کے ساتھ حاضر ہونے کو کہا گیا ہے، کیونکہ ملک بھر میں انڈیگو کی فلائٹس کے بحران نے مسافروں کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ساتھ ہی DGCA نے 11 ہوائی اڈوں پر بھی فوراً جائزہ رکھنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جہاں پر افسر حفاظتی انتظام، آپریشنل تیاری، مسافر سہولیات اور اسٹاف کے رویے کا پورا معائنہ کریں گے۔ انہیں 2 سے 3 دن کے اندر دورہ مکمل کر کے 24 گھنٹوں میں رپورٹ بھیجنی ہوگی۔ دلی ہائی کورٹ کو بتایا گیا
گیا ہے کہ ایئر لائن کی بدترتیبی صرف روسٹر مسائل نہیں بلکہ کئی فیکٹرز ٹیکنیکل خرابی سمیت کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ عدالت نے سرکار اور انڈیگو کو ہدایات دی ہے کہ نارمل حالات جلدی سے واپس لائے جائیں، پائلٹس کی کمی دور کی جائے، FDTL قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے اور پھنسے ہوئے مسافروں کو جلدی سے معاوضہ دیا جائے۔ کورٹ نے ٹکٹ قیمتوں میں بھی بیرونی ایئر لائنز کے بے حد اضافے پر بھی سخت پریشانی کا اظہار کیا۔ DGCA نے ایک 4 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے جو کہ انڈیگو کی پلاننگ، مین پاور، روسٹر اور کرائسس کو کنٹرول کرنے کے اقدام پر گہرا جائزہ لے رہی ہے۔ شو کاز نوٹس بھی ایئر لائن کو بھیج دیا گیا ہے۔ اس سب سے درمیان ہی حکومت نے انڈیگو کی 10% کم کی گئی فلائٹس کو دوسری ایئر لائنز ایئر انڈیا، اکاسا، اسپائس جیٹ اور بھروسے مند کیریئرز میں بھی تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ مسافروں کو بہتر آپشنز مل سکے اور کینسلیشن کا سلسلہ رک سکے۔ CEO پیٹر ایلبرز نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن تیزی سے بہتر ہو رہی ہیں۔ 5 دسمبر کو صرف 700 فلائٹ چلی ہیں مگر چند دنوں میں 1800 سے زیادہ فلائٹس واپس سے چل پڑیں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں مسافروں کو ان کا پورا ریفنڈ بھی مل چکا ہے اور یہ عمل روزانہ کی طرف سے جاری ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔